हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी। आज आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेली सेकेंड के बारे में बताऊंगा। इसमें मैंने फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिए हैं। इसमें सबसे पहले मैकेनिकल सपोर्ट की बात करेंगे, जिसको हिंदी में यांत्रिक अवलंबन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स को अनेक कक्षों में डिवाइड कर उसमें एक धानी तंत्र, जिसको इंग्लिश में वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, बना देती है। इस प्रकार से कोशिका द्रव्य को यह एक आधार या अवलंबन प्रदान करती है। से फॉर एग्जांपल, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो केंद्रक कला से ये लगा करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक इस प्रकार से ये फैली रहती है। तो एक प्रकार से कोशिका द्रव्य को अलग अलग कक्षों में डिवाइड कर देती है। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स की अपन बात करें तो जिस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका एवं उसके माध्यम के बीच पदार्थों के आदान प्रदान का नियमन करती है, ठीक उसी प्रकार धानी प्रणाली पृथक्करण उपकरण सेग्रीगेशन apparatus के समस्त कार्य करती है। धानियाँ कोशिका के अंदर प्राशन दाब बनाए रखती हैं, संश्लेषित या वितरित पदार्थों को अलग रखती हैं तथा जालक के आंतरिक एवं बाह्य कक्षों के बीच या जालक कक्ष या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बीच पदार्थों के विनिमय का नियंत्रण करती है। कंट्रोल ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इसको कहते हैं। थर्ड पॉइंट की अपन बात करें, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है विद इन ए सेल, इंट्रा विद इन ए सिंगल सेल, अंतर कोश के अभिगमन हिंदी में कहते हैं। तो देयर वाज ए साइंटिस्ट पैलेडे 1956 के अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सर्कुलेटरी सिस्टम की भांति कार्य करता है। इसके द्वारा कोशिका में विभिन्न पदार्थों का सर्कुलेशन, आयात करना, निर्यात करना, ये सब होता है। बाह्य वातावरण से द्रव्य का अवशोषण करने वाली सक्रिय कोशिकाओं में पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस कार्य को प्रभावित करती है। पिनोसाइटोसिस के समय कोशिका कला धानी के रूप में इन्वेजिनेट मतलब अंदर की तरफ हो जाती है और आंतरिक कोशिका में द्रव्य धानियों से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग बन जाती है। जैसे मान लिया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिनोसाइटिस के समय इस प्रकार से अंदर की ओर हो जाती है। यहाँ पर फोर्ड मटेरियल ले लेते हैं ये पिनोसाइटिस की, और ये इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ को मुड़ना, और धीरे धीरे ये अंदर जो है इसके चला जाता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग हो जाता है। फोर्थ कैरेक्टर फंक्शन, एंजाइम एक्टिविटीज एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कई प्रकार के एंजाइम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये मेम्ब्रेन विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं में उपापचय क्रियाओं के लिए अतिरिक्त भीतरी सतह प्रदान करती है तथा इस पर लगे हुए एंजाइम्स की सहायता से यह स्वयं भी उन्हीं क्रियाओं में सक्रिय भाग लेती हैं। इसके द्वारा एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से सुगमता से आसानी से मिलने में समर्थ होते हैं। पांचवा, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम्स एक मुख्य रोल रखते हैं, मतलब प्लेस वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम्स होता है, और राइबोसोम्स कहाँ पर अटैच रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स को चिपकने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। जो प्रोटीन बनते हैं वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कैविटी होती है उसमें स्टोर हो जाते हैं और बाद में कोशिका के बाहर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब भेज दिए जाते हैं। तो इनमें ट्रांसपोर्ट के समय 3 मेम्ब्रेन सम्मिलित होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिक्स्थ फंक्शन, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन का उपापचय करना। तो
तो यकृत कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक प्रमुख कार्य ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन करना होता है। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन करने की क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ये किसने बताई थी बात? पोर्टर 1970 एंड पीटर 1963 ने बताई थी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में SER पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ये एंजाइम है पाया जाता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है और इस क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। 7th फंक्शन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, वसा का निर्माण। साइंटिस्ट थे स्टेन एंड स्टेन 1967 ने अपने एक प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का संश्लेषण करते हैं। क्लाउडे 1970 ने बताया कि ट्राइग्लिसराइड्स का संश्लेषण SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बोलते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा तथा लाइपोप्रोटीन का संश्लेषण RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। 8वां फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई पॉइजनस कोई चीज़ हो जाए, कोई विषैलापन हो जाए, उस विषैलेपन को ख़त्म करने की क्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम का संश्लेषण कर विभिन्न प्रकार के एंडोजीनस या एक्सोजीनस पदार्थों को डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक होता है। मतलब SER एक ऐसा एंजाइम बनाते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है। वो चाहे जो पॉइजन है, चाहे वो कोशिका के अंदर से में ही बना हो या कोशिका से बाहर से कोशिका के अंदर गया हो, तो उन दोनों जो पॉइजनस चीज़ें गई हैं उनका असर ख़त्म करना, उनका डिटॉक्सिफिकेशन करना, उनके लिए SER जिम्मेदार होता है। चूहों पर, रैट पर प्रयोग किया गया कि देखा गया कि फिनोबार्बिटोल एक टाइप दवाई है, फिनोबार्बिटोल जैसी दवाई देने पर, जब फिनोबार्बिटोल एक तरह से टॉक्सिक है और ये रैट को हमने उसके शरीर में इंजेक्ट किया, तो कुछ समय पश्चात हमने देखा कि जो लीवर कोशिकाएं हैं, जो यकृत की जो सेल्स हैं, उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वृद्धि अनएक्सपेक्टेड हो गई, बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया। तो इनके द्वारा जब SER की वृद्धि होगी तो इनके द्वारा बनने वाला एंजाइम्स की भी वृद्धि हो जाती है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन के कार्य में सहायता करता है। 9th इंट्रासेलुलर इम्पल्स कंडक्शन, अंतः कोशिकी आवेग का संवहन। चूँकि हमारे शरीर में जितनी भी नर्व हैं, इम्पल्स होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एक उनको चार्ज चाहिए होता है, उससे वो हमारे शरीर में आवेग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उनमें भी ये हेल्पफुल होता है। पोर्टल ने 1956 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कलाओं के इधर उधर, मतलब जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके इधर या उधर आयोनिक ग्रेडियंट तथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की उपस्थिति की संभावना प्रकट की है। जो रेखित मांसपेशियाँ होती हैं उनकी कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः कोशिकीय संवहन प्रणाली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम, का कार्य करती हैं। सार्कोलेमा मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, परंतु मांसपेशियों में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी को सार्कोलेमा बोलते हैं। तो सार्कोलेमा से पेशी तंतु के अंदरूनी क्षेत्रों को आवेग भेजा जाता है। रेटिना की रंजित एपिथेलियम कोशिकाओं का, जो रंजित एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो रेटिकुलम होता है वो फोटो रिसेप्टर का कार्य करता है। फोटो रिसेप्टर का मतलब लाइट को ग्रहण करता है, प्रकाश को ग्रहण करता है। 10th ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इससे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आनुवंशिक पदार्थों का अभिगमन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है कोशिका के अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक से कोशिका द्रव्य के
विभिन्न अंगों से जेनेटिक मटेरियल पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करता है और इस प्रकार प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट्स के संश्लेषण का नियंत्रण करता है। 11th, फॉर्मेशन ऑफ अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की अन्य झिल्ली में रचनाओं का निर्माण भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। कोशिकाओं की अन्य झिल्ली में संरचना जैसे केंद्रक की कला, गोल्गी अपरेटस की कला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अवकलित होती है, इनसे ही बनती हैं। और ये कैसे पता लगा? कोशिका विभाजन के समय केंद्रक कला छोटे छोटे वेसिकल्स में विघटित हो जाती है। जब ये मान लिया सेल है, सेल मेम्ब्रेन, ये केंद्रक है, तो जब सेल डिवीजन होता है तो ये बीच बीच में से कट जाती है, वेसिकल्स के रूप में बन जाती है। इस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से वेसिकल्स के रूप में ये बन जाती है। छोटे छोटे वेसिकल्स में विघटित हो जाती है। और मेटाफेस अवस्था में, जब मेटाफेस अवस्था होती है उसमें वेसिकल स्पिंडल के ध्रुवों की ओर संचालित हो जाते हैं, मतलब जैसे ये है इधर अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। और टीलोफेस में वेसिकल्स तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अवयव गुणसूत्र के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मान लिया ये सेल है, ये कुछ क्रोमोसोम यहाँ आगे, कुछ क्रोमोसोम यहाँ आगे, तो इनके चारों तरफ हो जाती है, यहाँ पर ऐसे इनके चारों तरफ हो जाएगी। और जब इनके चारों तरफ ये इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये समेकित होकर इकट्ठी होकर के एक पूर्ण केंद्रक कला बना देती हैं। कुछ सीमा तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंश कोशिका पट्टी के निर्माण में भी भाग लेते हैं। कोशिका पट्टी मीन्स सेल प्लेट। तो ये मैंने सारे के सारे फंक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपको विस्तार से एक्सप्लेन किए हैं। आप इसको पढ़ें और फिर भी यदि कोई आपको समस्या आए तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।